हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द दी करंट अफेयर शो की वापसी होने जा रही है, तो फाइनली आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 80। और फ्रेंड्स, आज से आपको रेगुलर बेसिस पर हर संडे दी करंट अफेयर शो का एक नया एपिसोड देखने को मिलता रहेगा, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी करंट अफेयर शो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। इसलिए फ्रेंड्स, हर संडे रेगुलर बेसिस पर दी करंट अफेयर शो को जरूर फॉलो करा करें और नोट्स मेंटेन करते हुए जरूर चलिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का एपिसोड शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस हुआ लॉन्च। फ्रेंड्स, अब तक भारत के द्वारा जितने भी रॉकेट लॉन्च किए जाते थे या फिर जितने भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जाती थी रॉकेट की हेल्प से, वो सभी गवर्नमेंट रॉकेट हुआ करते थे। क्योंकि फ्रेंड्स, भारत की अपनी एक स्पेस एजेंसी है जो कि है इसरो, जो कि एक गवर्नमेंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको पता ही होगा, लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी जिसके थ्रू उन्होंने एनएसए लॉन्च किया था, मतलब नेशनल स्पेस एजेंसी, जिसके थ्रू उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि जितने भी प्राइवेट कंपनीज है, हम उनको स्पेस के फील्ड का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देंगे ताकि वे एरोस्पेस के मामले में भारत को आगे ले जाने में हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स, फाइनली इसका रिजल्ट आ चुका है। भारत में पहली बार भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस लॉन्च हो चुका है। इसका सफल परीक्षण हो चुका है और फ्रेंड्स, इसको 3 पेलोड के साथ भेजा गया। 3 पेलोड के साथ इसने अपनी पहली उड़ान भर दी है। देखिए फ्रेंड्स, इस विक्रम एस रॉकेट को जो तैयार किया है वो एक हैदराबाद बेस्ड इंडियन स्पेस स्टार्टअप ने किया है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी आप कह सकते हो, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विक्रम एस एक प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया है उसको किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। और फ्रेंड्स, इस रॉकेट ने जो उड़ान भरी है, इस रॉकेट को जो लॉन्च किया गया है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च किया गया है। क्लियर है। और फ्रेंड्स, विक्रम एस रॉकेट जो लॉन्च किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, ये स्काई रूट एरोस्पेस का पहला मिशन था। इस पहले मिशन को इन्होंने नाम दिया है प्रारंभ। तो यार बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, नासा आपने सुना होगा एरोस्पेस के मामले में थोड़ा आगे है इंडिया से। वो इसलिए ही है क्योंकि वो मिशन जल्दी कर पाते, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी प्राइवेट एजेंसी हैं जो कि उनको रॉकेट वगैरह, सैटेलाइट वगैरह प्रोवाइड कर दिए। जैसे कि नासा के पास, अमेरिका के पास एक स्पेसएक्स है, इलोन मस्क की कंपनी, जो कि प्राइवेट के रॉकेट के फील्ड में बहुत ज्यादा आगे है, तो नासा उनकी हेल्प लेती थी। तो अब फाइनली भारत के पास भी ऐसी प्राइवेट कंपनीज, ऐसे प्राइवेट रॉकेट्स हो जाएंगे जिससे इसरो भी अपने मिशंस को तेज कर पाएगा और एरोस्पेस के मामले में भारत थोड़ा और तेजी से बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक इंडियन स्पेस स्टार्टअप ने बनाया है। स्काई रूट एरोस्पेस इस स्टार्टअप का नाम है। सीवी आनंद बोस नियुक्त हुए पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर। दोस्तों, इनसे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन थे? जगदीप धनखड़ जी। और आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे जगदीप धनखड़ जी फिलहाल कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति है। जगदीप धनखड़ जी के बाद पश्चिम बंगाल के एडिशनल गवर्नर किनको बनाया गया? श्री ला गणेशन को बनाया गया, जो कि फिलहाल मणिपुर के गवर्नर है। ठीक है, वो एडिशनल गवर्नर बनाए गए थे जब तक कोई नया गवर्नर नियुक्त नहीं हो जाता वेस्ट बंगाल का। तो फाइनली वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर नियुक्त कर दिए गए हैं, जिनका नाम है सीवी आनंद बोस, जो कि एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है। और इनको किसने नियुक्त किया है? आप सभी को पता होगा, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। और पश्चिम बंगाल की फिलहाल सीएम कौन है? ये तो आपको पता ही होगा, ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट है G20 लीडर समिट इंडोनेशिया के बाली में संपन्न। 2023 में भारत करेगा मेजबानी। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, एग्जाम में गारंटीडली पूछा जाएगा। G20, जिसको हम ग्रुप ऑफ 20 भी कह सकते हैं, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जिसको हम वार्षिक वैश्विक सम्मेलन भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बार G20 का 17वां एडिशन इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ है। तो G20 क्या है? इसको ग्रुप ऑफ 20 क्यों कहा जाता है? कौन कौन देश G20 के सम्मेलन है? इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? साथ ही कहां पर इसकी फॉर्मेशन हुई थी? इस बार इसका क्या थीम था? डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ 20 इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि 20 देश इसके सदस्य हैं। इसका पर्पस क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कौन कौन से देश G20 के सदस्य होते हैं। नीचे मैंने लिख दिया है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साथ ही साउथ अफ्रीका,
टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। ये 20 देश G20 के सम्मेलन है। इसका जो गठन हुआ था 26 सितंबर 1999 में मैक्सिको में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है फ्रेंड्स। इस बार G20 का 17वां एडिशन कराया गया है, जो कि 15 से 16 नवंबर 2022 तक हुआ है। इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम देश है, उसमें एक जगह पड़ती है बाली, वहां पर इसको संपन्न कराया गया। इस बार G20 का थीम क्या था? थीम नोट कर लीजिए, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इस बार G20 का थीम था। यह एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है, हर साल इस सम्मेलन को कराया जाता है। यानी कि जो बड़े बड़े वैश्विक मुद्दे हैं, जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाती है, उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। जैसे कि 2 साल पहले कोरोना आ गया था, एक बड़ा वैश्विक मुद्दा हो गया था, तो इससे कैसे बचें, ठीक है, इसके रिलेटेड मुद्दों के ऊपर बात की जाती है। साथ ही जो हमारा इकोनॉमिक है उसके ऊपर बात की जाती है, साथ ही जीडीपी वगैरह के ऊपर बात की जाती है, साथ ही पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर बात की जाती है। ठीक है, उनका सॉल्यूशन निकालते हैं ये सभी देश मिलकर। ठीक है, इस बार इस सम्मेलन को इंडोनेशिया में कराया गया, इंडोनेशिया के बाली शहर में कराया गया। इंडोनेशिया के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या होती है? जकार्ता। नोट कर लीजिए। प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। क्लियर है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडोनेशिया से अगले साल के लिए मेजबानी हासिल करी, अध्यक्षता हासिल कर ली है। यानी कि 2023 के अंदर G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत के दिल्ली में कराया जाएगा और इसकी मेजबानी भारत करेगा, जिसके फिलहाल के जो चेयरमैन बन गए हैं, चेयरपर्सन बन गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। तो गारंटेडली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख के ले लीजिए। और फ्रेंड्स, इंडोनेशिया का बाली शहर वो है जहां पर लगभग 80 to 90% हिंदू लोग रहते हैं, और ये वही शहर है जहां पर बीचों बीच महाभारत का ये एक स्टैचू बना हुआ है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हिंदू लोगों की परसेंटेज काफी ज्यादा है, और काफी जगहों के नाम हिंदू धर्म के ऊपर रखे गए हैं। जैसे कि कुछ जगहों के नाम भगवान कृष्ण के ऊपर रखे गए हैं, कुछ जगहों के नाम जैसे कि जावा जगह है उसमें घटोत्कच एक जगह का नाम है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से शरद कमल अचंता को सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, 2022 के सभी नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सबसे पहली चीज तो यही है कि जो स्पोर्ट अवार्ड होते हैं इनकी घोषणा कौन करता है हर साल? नीचे मैंने लिख दिया, इनकी घोषणा करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट इन सभी खेल पुरस्कार की घोषणा करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट के मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर जी है। नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये जो खेल पुरस्कार है ये दिए जाएंगे 30 नवंबर 2022 को। किसके द्वारा दिए जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाएंगे। कहां पर दिए जाएंगे? राष्ट्रपति भवन के अंदर दिए जाएंगे। क्लियर है। इस बार 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो दिया जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, शरद कमल अचंता को दिया जा रहा है। ये कौन है? ये टेबल टेनिस प्लेयर है, भारत के बहुत बड़े। फ्रेंड्स, ये एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने 8 बार सीनियर नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम किया, तो बहुत ही पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं। 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, आपको पता है, यूके के अंदर ब्रिमिंघम में इन्होंने गोल्ड मेडल उसमें जीता था टेबल टेनिस में। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड किसको दिया जा रहा है। तो इनका नाम नोट कर लीजिए, शरद कमल अचंता, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है। टेबल टेनिस एक स्पोर्ट पर्सन है। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आजकल पूछ लिया जाता है। बाकी जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड है उनके बारे में आगे हम बात कर ही रहे हैं। कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया नासा ने मून मिशन आर्टेमिस फर्स्ट को। तो फ्रेंड्स, 50 साल बाद नासा ने कोई मून मिशन लॉन्च किया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है आर्टेमिस फर्स्ट, जिसको इन्होंने लॉन्च किया है कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में पड़ता है। फ्रेंड्स, ये एक मानव रहित मून मिशन है नासा का। फ्रेंड्स, इसको इन्होंने लॉन्च किया है एक 32 मंजिली SLS रॉकेट से। SLS का मतलब होता है स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो कि इनका सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसके द्वारा इन्होंने इस आर्टेमिस फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, 3 अटेम्प्ट लग गए आर्टेमिस फर्स्ट मिशन को लॉन्च करने में नासा को, क्योंकि पहले 2 शायद फेल रहे थे, अनसक्सेसफुल रहे थे, लेकिन इसको फाइनली इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है।
कैनेडी स्पेस सेंटर से। लगभग 50 साल बाद नासा का एक कोई मून मिशन है जो कि एक मानव रहित मून मिशन है, यानी कि मून के ऑर्बिट में एक ओरियन कैप्सूल भेजा जाएगा मानव रहित। ठीक है, पहले तो इन्होंने एक ओरियन क्रू कैप्सूल भेजा है जो कि निरीक्षण करेगा, उसके बाद ये आर्टेमिस सेकंड लॉन्च करेंगे जो कि एक मानव रहित रहने वाला है, जिसमें पुरुषों और महिला साइंटिस्टों को भी भेजा जाएगा। क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो ये वापस आएगा अर्थ के ऊपर 11 दिसंबर तक वापस आ जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस फर्स्ट को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा नासा ने किया है। कहां से किया है? कैनेडी स्पेस सेंटर से किया है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को मिला 8वां स्थान। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, एग्जाम में गारंटीली पूछा जाएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और हमेशा आपको बोलता हूं, जितने भी क्वेश्चन इंडेक्स से रिलेटेड बनते हैं, सूचकांक से रिलेटेड बनते हैं, उनको तो अच्छे से लर्न कर लिया करें। आपने नोटिस भी किया होगा, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के बारे में कितना पूछा जाता है, वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग के बारे में कितना पूछा जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में कितना पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी रैंकिंग आती है हर साल, जितने भी सूचकांक आते हैं, उनके ऊपर थोड़ा अच्छे से फोकस करा करें। तो हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है, जिसको हिंदी में हम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक बोल सकते हैं, जो कि इस बार 18वां एडिशन जारी किया गया है और 2023 के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट है क्या? देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे देशों के ऊपर सर्वे किया जाता है, उनकी जलवायु के ऊपर सर्वे किया जाता है कि किस देश की जलवायु में परिवर्तन आया है, किस देश की जलवायु में सुधार आया है। इस चीज को देखते हुए कंट्रीज को रैंक दी जाती है, जिसके क्लाइमेट में ज्यादा सुधार आया है उसको रैंक फर्स्ट दी जाती है, उसके बाद सेकंड रैंक दी जाती है, उसके बाद थर्ड रैंक दी जाती है। इस बार टोटल 63 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी कि 63 कंट्रीज के ऊपर सर्वे करके इस रिपोर्ट को जारी किया गया। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट को किसने इस बार जारी किया है। इस रिपोर्ट को जारी किया जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, नोट कर लीजिए। और भारत को इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला स्थान मिला है, भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 8वीं रैंक पर है। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में इसको CCPI रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, जो कि भारत को मिला है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लो एमिशंस, यानी कि भारत ने कम उत्सर्जन किया है, कम एमिशन किया है, साथ ही एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो भारत में क्रांति आ ही चुकी है, ठीक है, तो इसलिए भारत को 8वां स्थान मिला है। और जो फ्रेंड्स बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज मानी जाती है वो लास्ट में है, जैसे कि अमेरिका 52वें स्थान पर है, जो कि काफी बेकार रैंकिंग मानी जाती है। कनाडा जिसको 58 स्थान मिला है, रशिया 59 स्थान पर है, और लास्ट में 63 स्थान जो मिला है ईरान को मिला है। तो भाई भारत 8 रैंक पर है, याद रखिएगा कौन सा इंडेक्स है ये। नेक्स्ट चलें, नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में आयोजन। तो फ्रेंड्स, हाल ही में 18 और 19 नवंबर 2022 को नो मनी फॉर टेरर एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, जिसका संबोधन भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया। इस कॉन्फ्रेंस के जो चेयरपर्सन थे वो एस जयशंकर जी ही थे। फ्रेंड्स, नो मनी फॉर टेरर ये होता क्या है, इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जो टेरर फंडिंग हो रही है, जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके बड़े बड़े राजनेता इसमें शिरकत करते हैं और इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। इस बार इसका जो थीम था, नोट कर लीजिएगा, बिग फाइट अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग। इस बार इसका थीम था। इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन हुआ है वो दिल्ली के ताज होटल के अंदर किया गया है, यानी कि जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है उसके खिलाफ बड़ा कदम उठाने के लिए, उसके ऊपर रोकथाम करने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। फ्रेंड्स, इस कॉन्फ्रेंस का पहली बार जो आयोजन हुआ था वो 2018 में पेरिस में हुआ था, अप्रैल 2018 में। दूसरी बार इस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन हुआ वो मेलबर्न में हुआ था, नवंबर 2019 में। अब फाइनली नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारत में दिल्ली में किया गया है। याद रहेगा 18 से 19 नवंबर 2022 को इसका आयोजन हुआ है और जिसके चेयरपर्सन थे सुब्रमण्यम जयशंकर जी। नेक्स्ट है
इंग्लैंड बना 2022 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का विजेता। जो लोग क्रिकेट लवर है वो तो अच्छे से इस करंट इवेंट के बारे में जानते होंगे। इससे रिलेटेड जितने और करंट इवेंट बन सकते हैं वो भी आपके तो क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देता हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों आपको पता ही होगा हाल ही में टी20 मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन कराया गया। कहां पर कराया गया? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ने इसको होस्ट किया है और इस बार जो विजेता टीम रही है टी20 वर्ल्ड कप जो हासिल किया है वो इंग्लैंड ने किया है और इंग्लैंड इकलौती ऐसी टीम बन गई है जिन्होंने इस खिताब को 2 बार जीत लिया, यानी कि इससे पहले भी टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड टीम जीत चुकी है और इंग्लैंड इकलौती ऐसी टीम भी बन गई है एक टाइम में जिसके पास ओडीआई वर्ल्ड कप भी है और साथ ही टी20 वर्ल्ड कप भी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया है। फ्रेंड्स सैम करन जो कि इंग्लैंड के ही एक प्लेयर हैं, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। क्लियर है? और आपको पता होगा इंग्लैंड के कैप्टन कौन है? जोस बटलर है। और रनर अप टीम कौन सी रही थी? पाकिस्तान रही थी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शायद 5 विकेट से हराया था। सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड खेले थे। दूसरे सेमीफाइनल में यानी कि उससे पहले जो हुआ था पाकिस्तान और शायद न्यूजीलैंड थे। याद रहेगा मेलबर्न ने इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया के। आईओए के एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन बनी बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम। आईओए का मतलब होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है ओलंपिक्स के अंदर प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि जो प्लेयर्स ओलंपिक्स के अंदर जाएंगे या फिर एशियन गेम्स के अंदर जाएंगे या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है उनके अंदर जाएंगे, उन खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आईओए मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ही होती है। तो फाइनली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो एथलीट्स कमीशन है उसकी चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम। और मैरी कॉम के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे 2012 समर ओलंपिक में इन्होंने भारत को शायद ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक भी दिलाया था और इकलौती ये फीमेल बॉक्सर थी जिन्होंने समर ओलंपिक 2012 में क्वालिफाई किया था। बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल चैंपियनशिप ये अपने नाम कर चुकी है। क्लियर है? फ्रेंड्स आईओ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था और इसके फिलहाल जो प्रेसिडेंट है वो एडली समरीवाला है। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? राजीव मेहता है। फाउंडर्स कौन कौन थे? हेनरी बक, आर्थर न्योरेन इसके मतलब फाउंडर थे। नोट कर लीजिएगा, ये डिटेल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो एथलीट कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ध्यान से देखिए, शरद कमल जी को चुना गया है। अभी अभी मैंने आपको बताया था 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको दिया जाएगा? शरद कमल को दिया जाएगा, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है भारत के पोती पहुंचे हुए। तो दोनों टर्म याद रखिएगा। आईओए के एथलीट्स कमीशन के प्रेसिडेंट या फिर अध्यक्ष किसको चुना गया या फिर चेयरपर्सन किसको चुना गया? मैरी कॉम को चुना गया है। साथ ही वाइस चेयरपर्सन या फिर वाइस प्रेसिडेंट किसको चुना गया? शरद कमल को चुना गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था 2022 के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है उनकी घोषणा हो चुकी है। कौन इन अवार्ड्स की घोषणा करता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। और इन अवार्ड्स को कौन देता है? भारत के राष्ट्रपति देते हैं। इस बार इन अवार्ड्स को कब दिया जाएगा? 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। क्लियर है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार तो बता दिया है मैंने किनके लिए अनाउंस हुआ है। साथ ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 की जो दी जाएगी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दी जाएगी। साथ ही इस बार जो अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे वो टोटल 25 प्लेयर्स या फिर 25 स्पोर्ट पर्सन को दिए जाएंगे। बाकी के और पुरस्कार है जैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, उनके बारे में डिटेल दे दूं। फ्रेंड्स ये अर्जुन अवार्ड है, टोटल इस बार 25 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो कि कोच को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। ये इस बार 4 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें से जीवन जोत सिंह है, ठीक है, जो कि तीरंदाजी हैं। साथ ही शुमा सिद्धार्थ है। साथ ही मोहम्मद अली कमर है मुक्केबाजी में। साथ ही सुजीत मान है, कुश्ती में दिया जाएगा। साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में भी 3 लोगों को दिया जा रहा है पुरस्कार। क्लियर है? बाकी की डिटेल आपको जब मैं दे दूंगा, जब एक पूरी वीडियो कवर करूंगा नेशनल अवार्ड के ऊपर।
यूके के ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप सभी को पता है 2009 में भारतीय मूल के वेंकी रामकृष्णन को नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री के फील्ड में, और फाइनली इनको यूके के ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है, उससे सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों, वेंकी रामकृष्णन एक ब्रिटिश इंडियन है जिन्होंने 2009 में केमिस्ट्री के फील्ड में 2 और लोगों के साथ नोबेल प्राइज शेयर किया था। यहां पर डिटेल लिखी हुई है। ही शेयर्ड द 2009 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री विद थॉमस ए स्टाइज एंड एडा यूनोथ फॉर स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेंकी रामकृष्णन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था और किस रिसर्च या फिर खोज के लिए मिला था। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने राइबोसोम की स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर स्टडी की थी। इन 2 लोगों के साथ इन्होंने अपना नोबेल प्राइज शेयर किया था, याद रहेगा, जो कि एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट हैं। राइबोसोम होता क्या है, इसकी भी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अ राइबोसोम इज एन इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन। फ्रेंड्स, राइबोसोम एक इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। एंड इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। और राइबोसोम एक ऐसी साइट है सेल के अंदर जहां पर प्रोटीन संश्लेषण या फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। याद रहेगा राइबोसोम क्या होता है, नोट कर लीजिए, शॉर्ट सी डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है जनरल साइंस के सेक्शन में। नेक्स्ट है, दुनिया की आबादी आज 8 अरब तक पहुंच जाएगी यूएन रिपोर्ट के अनुसार। फ्रेंड्स, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट 15 नवंबर के आसपास की है। 15 नवंबर तक का डेटा यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया की जो टोटल जनसंख्या है वो 8 अरब तक पहुंच जाएगी, मतलब 8 बिलियन दुनिया की जनसंख्या हो जाएगी। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन के जिस डिपार्टमेंट, जिस विभाग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है वो और भी कुछ चीजों के ऊपर नजर बना के रखता है, जैसे कि यूएन पॉपुलेशन डिवीजन, अंतरराष्ट्रीय प्रशासन और विकास, साथ ही शहरीकरण, विकास, जनसंख्या की संभावनाओं और नीतियों और विवाह और फर्टिलिटी संबंधित आंकड़ों के रूप में इस तरह के मुद्दों पर जानकारी प्रदान करता है। जहां पर उन्होंने अब ये जानकारी प्रदान की है कि 15 नवंबर तक दुनिया की 8 बिलियन जनसंख्या पहुंच जाएगी, यानी कि हो चुकी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो क्लियर आंसर हो जाएगा 8 बिलियन। और ये 7 डिकेड के बाद, यानी कि 70 साल के बाद 3 गुना बढ़ी है, यानी कि 1950 में ग्लोबल पॉपुलेशन इंडेक्स जारी किया गया था, जहां पर टोटल पॉपुलेशन थी 2.5 बिलियन, और 70 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई, 3 गुना बढ़ के 8 बिलियन हो गई। आप देख लीजिए, क्लियर है, याद रहेगा, यूनाइटेड नेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट है, नताशा पिर्क-मुशर बनी स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क-मुशर को चुना गया है, तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो कि एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, जिसकी राजधानी है जुबलजाना। ये मैंने राजधानी इंग्लिश में लिख दी है, इसको हिंदी में प्रोनाउंस किया जाएगा जुबलजाना, ठीक है। स्लोवेनिया की कैपिटल है। स्लोवेनिया नोन फॉर इट्स माउंटेन रेंज, यानी कि स्लोवेनिया जो कंट्री है ये जाना जाता है एक बहुत ही बढ़िया माउंटेन रेंज से, साथ ही इसके स्की रिजॉर्ट्स के, यानी कि बहुत बड़ा हिल स्टेशन भी इसको कहा जा सकता है, साथ ही बहुत लेक्स इसके अंदर है, इसलिए स्लोवेनिया ज्यादा पॉपुलर है। तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया है, नताशा पिर्क-मुशर। इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति है, ठीक है, पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है स्लोवेनिया में, तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरद कमल अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने गए। फ्रेंड्स, शरद कमल मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी बनी हुई है। आज के एपिसोड में 3 बार इनका जिक्र आ चुका है। एक तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, दूसरा इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, और अब फाइनली इनको इंटरनेशनल टेबल टेनिस महासंघ यानी कि कमीशन के एथलीट कमीशन में चुना गया है। और फ्रेंड्स, ये पहले इंडियन है जिनको
इस एथलीट कमीशन में चुना गया है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले ये पहले प्लेयर हैं, पहले इंडियन प्लेयर हैं, ठीक है। और जैसे कि कुछ ही देर पहले आपको बताया था, साथ ही इनको वाइस प्रेसिडेंट भी चुना गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन में। याद रहेगा, इंपोर्टेंट है भाई, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी बनी हुई है शरत कमल जी की, क्लियर है, जो कि एक भारत के टेबल टेनिस प्लेयर है। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ हुए बर्मिंघम में, उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था, याद रखिएगा। तो ये आज का लास्ट करंट इवेंट था आई थिंक, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड कैसा लगा सभी लोग बताइएगा, कौन सा करंट इवेंट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपकी तरफ से, ये बताइए। वैसे मेरी तरफ से तो सभी इंपोर्टेंट है, क्लियर है। आई होप आपने नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। नेक्स्ट संडे भी पूरे हफ्ते के करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, जहां पर एपिसोड नंबर 81 हमारा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही सभी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए जो वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज के एपिसोड पसंद आया हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, अपना प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि हम ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर दी करंट अफेयर शो लेकर आते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.